नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। हमारा चुनावी विश्लेषण का जो कारवां है, ये हरियाणा के तमाम जिलों से गुजरता हुआ पानीपत में है। वही पानीपत, पानीपत का संग्राम। तो हरियाणा के महाभारत में पानीपत का संग्राम किधर झुका हुआ नजर आ रहा है, समझेंगे आज। हमारे साथ पानीपत में यहाँ के सियासी समीकरण को समझने के लिए रोहित चौधरी जी हैं। समझने के लिए नहीं, समझाने के लिए कहें तो रोहित चौधरी जी हैं। रोहित चौधरी जी का मैं परिचय दे दूं, दैनिक भास्कर डिजिटल के हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल, ये पूरे इलाके के हेड हैं। यानी हम तो बात सिर्फ पानीपत पर कर रहे हैं, लेकिन पानीपत का युद्ध अगर हम यहाँ से संजौली तक देखना चाहें तो इनके निगाहों से हम देख सकते थे। लेकिन फिलहाल चुनावी यात्रा है, चुनावी सफर है, तो पानीपत की बात करते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसराना सीट से। थोड़ा उल्टा चलते हैं, यहाँ पर इसराना है, समालखा है, पानीपत ग्रामीण है और पानीपत शहर है। तो थोड़ा उल्टा चलते हैं, शहर तक बाद में आएंगे। शुरू करते हैं इसराना से। इसराना में कौन कौन मैदान में है, कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है, कौन भारी पड़ रहा है, आज की तारीख में किसको एज है, कौन थोड़ा ऊपर चल रहा है आज की तारीख में। देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि हम आज कर रहे हैं चुनावी विश्लेषण। मतदान से 24 घंटे पहले भी खेल बदलते हैं, रातों रात चुनाव पलटते हैं। इसलिए जो भी हमारी आज की तारीख में जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, वो आज की तारीख के लिए है। स्वागत है रोहित जी। धन्यवाद बहुत बहुत साहब। शुरुआत इसराना से करते हैं। इसराना में किसके किसके बीच मुकाबला है और ऊंट किस करवट बैठता नजर आ रहा है? इसराना जो सीट है वो पानीपत की एससी सीट है। इकलौती 4 सीटें अगर माने तो यहाँ पे एससी सीट है। बीजेपी ने यहाँ से अपने राज्यसभा सांसद थे, अभी उनका कार्यकाल बचा भी हुआ था, कृष्णलाल पंवार। ठीक है, हालांकि पुराना उनका बैकग्राउंड कांग्रेस से और वो वैसा रहा है। वो बीजेपी में आए, बाद में 2019 का चुनाव हार गए थे, फिर उनको राज्यसभा भेजा गया दलित चेहरे के तौर पे। अब उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। उनके सामने कांग्रेस ने जो है वो अपने मौजूदा विधायक थे उनके बलवीर वाल्मीकि, उन्हीं को उतारा है। बलवीर वाल्मीकि को आप इसलिए भी याद कर सकते हैं कि कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आई थी 32 लोगों की, उनमें उनका नाम नहीं था, 31 लोगों की। उनके नाम को बाद में अलग से 1.5 घंटे बाद जारी की गई ये लिस्ट, और वो बलवीर वाल्मीकि के नाम की टिकट की अनाउंसमेंट तब हुई थी। उस वक्त भी ये चर्चा थी कि क्या कांग्रेस उनका टिकट काटने जा रही है, क्योंकि बाकी सब सीटिंग को दिया गया था, उनको नहीं दिया था। लेकिन वो ठीक है, 1.5 घंटे बाद उनका नाम अलग से अनाउंस किया गया। तो यहाँ मुख्य मुकाबला अगर आप मानेंगे तो वो इन्हीं दोनों पार्टियों में है। पूरे प्रदेश में भी इन्हीं के बीच में दिख रहा है, यहाँ पर भी इन्हीं के बीच में दिख रहा है। तो ये यहाँ का समीकरण है। अभी फिलहाल एज किसको है, कौन थोड़ा ऊपर नजर आ रहा है? अभी आज की स्थिति में देखें, अगर हम जैसे आज आप बात कर रहे हैं 24 सितंबर को, मतदान में लगभग भी 10-11 दिन पेंडिंग है। तो यहाँ मेरे को लग रहा है कि हल्का सा एज आप कह सकते हैं, हल्का ही है वो, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। वो बीजेपी के जो पंवार साहब हैं, वो थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा शायद उनको एडवांटेज अपने दे सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि वो है थोड़ा ऊपर है उनका। क्या जातीय समीकरण क्या फेवर में जा रहा है पवार साहब? देखिए, पंवार साहब के एक तो उनकी जो इजी अवेलेबिलिटी है लोगों की, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बलवीर वाल्मीकि को 2019 में लोगों ने दिया था टिकट, लेकिन वो क्या है कि यहाँ बहुत कम अवेलेबल रहे भी तो वो नहीं वाली बात थी। इसके बनस्पत पर लोगों को लगता है कि जो 2019 में उन्होंने पंवार साहब को हराया, उसके बाद उनको शायद जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा हो, तो वो उनका इजीली उपलब्ध होना, वो उनकी सबसे बड़ी एक बार से ताकत है। चलिए समालखा पे बढ़ते हैं। समालखा सीट की चर्चा काफी होती है। समालखा में क्या है, जातीय समीकरण क्या है, मुकाबला किसके बीच है और ऊपर कौन है? समालखा गुर्जरों का इलाका है ना। गुर्जर जो है वो मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है। वहाँ मुख्य लड़ाई गुर्जरों में ही है। वहाँ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के धर्म सिंह चोकर है, वो भी गुर्जर है। बीजेपी उनके सामने जिनको उतारा है, बढ़ाना साहब है ना, वो भी गुर्जर हैं। और इन सब के बीच में एक तीसरे भी हैं, वो मछरौली, रविंद्र मछरौली हैं, वो आज़ाद लड़ रहे हैं। तो वहाँ गुर्जरों के बीच में ही मुख्य मुकाबला है वहाँ पर तीनों जगह। क्या समीकरण किसके फेवर में लग रहा है, कौन ऊपर लग रहा है और क्यों, उसके पीछे क्या वजह क्या है? देखिए,
पानीपत की जो 4 सीटें हैं उनमें से अगर बात करें तो वहाँ समालखा जो है वो, उसमें धर्म सिंह छोकर जो हैं वो थोड़ा सा ऊपर हैं, और उसकी वजहें भी हैं। छोकर जो हैं वो बहुत कॉमन आदमी की तरह डील करते हैं, उनका कनेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, वो लोगों के लिए बहुत इजीली अवेलेबल हैं। वो कहीं भी ना भी हों अगर इस इलाके में, तो अगर उनके दर पे कोई चला गया, इलाके का कोई भी आदमी किसी भी तरह की मदद को लेकर, किसी भी तरह की, तो वहाँ से निराश नहीं लौटता है। वो हर तरह से अपने लोगों की जो है वो मदद करते हैं, और वहाँ के लोग उनको डील भी उसी तरह से मानते हैं। वो उनको मानते हैं कि यार ये हमारे इलाके के एक तरह से राजा ही कह लीजिए आप उनको, तो वैसे हैं वो, तो वो उनको इस चीज़ का एडवांटेज है। इसमें समालखा में कुछ मुस्लिम क्षेत्र भी हैं, तो क्या मुसलमानों के बीच भी धर्म सिंह छोकर का है कुछ प्रभाव? हाँ, है ना, बिल्कुल। आप कहेंगे तो ये सनोली वाला जो बेल्ट है, ये मुस्लिम है इलाके में, और धर्म सिंह छोकर के बारे में कहा जाता है कि वो देश दुनिया में कहीं भी रहें, ईद के दिन वो जो है वो इस इलाके में लोगों के पास आते हैं, लोगों से मिलते हैं, ईदी देते भी हैं और लेते भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं उनके, तो ये उनके पक्ष में काम करती है चीज़ें। ये हम लोग लगातार पूरे हरियाणा की तमाम विधानसभाओं में गए, लेकिन एक धर्म सिंह छोकर, ये थोड़ा अलग मिजाज के, अलग अंदाज के सियासतदान नजर आ रहे हैं, जिनके बारे में हम खासकर भास्कर समूह से रोहित जी बड़े माइन्यूट, बड़े सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं प्रत्याशियों के बारे में। इनके मुताबिक जो हमने सुना, ये गौर करने वाली बात है, और बाकी इसलिए इस पे मैं जोर दे रहा हूँ कि प्रत्याशियों के लिए और मतदाताओं के लिए, दोनों के लिए जेहन में बैठाने वाली बात है कि कोई खाली नहीं लौटता, 24 घंटे दरवाजे पर कोई भी नॉक कर सकता है। ऐसा होता नहीं है आजकल। तो अगर कोई ऐसा है तो ठीक है, अगर वो ऊपर है तो होना भी चाहिए। ऐसे लोगों को तो सियासत में ऊपर होना चाहिए। मैं बतौर पत्रकार मैं ये बात कह रहा हूँ, ये मेरी निजी राय है, क्योंकि हम पत्रकार होने के साथ साथ नागरिक भी हैं। अगर ऐसे सियासत में ऐसे लोग हैं तो ऊपर हैं तो अच्छी बात है। पानीपत ग्रामीण पे आते हैं, और कुछ कहना चाहते थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि ये धर्म सिंह छोकर वही हैं जो ईडी की रेड जिन 3 कांग्रेस विधायकों पे हुई थी, एक ये भी है उसमें, तो उसका लोगों में हालांकि कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो हो सकता है कुछ प्लस नहीं कर रही हो तो कुछ माइनस भी नहीं कर रही हैं, पर जो सुरेंद्र पवार सोनीपत वाले थे, एक उनके यहाँ ईडी रेड हुई थी, दूसरे ये अपने धर्म सिंह छोकर थे, इनके पास केस चल रहा है इनका गुड़गांव में कोई एक, तो उसी केस में वो ईडी की रेड हुई थी। नहीं, आजकल तो हम लोग जैसे तमाम ईडी की रेड तो 2014 के बाद ईडी ही सबसे ज़्यादा दिखती है। अब सीडी लोग कम देखते हैं, सीडी ज़माना चला गया, डीवीडी आ गया, लेकिन ईडी लगातार देख रहे हैं। ईडी के बारे में तो हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि ईडी की रेड जिसके यहाँ पड़ गई, उसके क्षेत्र में उसकी राजनीति जम जाती है। फिर लोग मान जाते हैं कि मोदी जी इससे डरते हैं, बीजेपी वाले इससे डरते हैं, ये लोगों को यकीन हो जाता है। इसलिए ईडी के छापे से आजकल सियासत पर निगेटिव प्रभाव खत्म हो गया है। अब तो ईडी कई बार भाजपा का ही खेल बिगाड़ देती है। आते हैं सोनीपत ग्रामीण में, पानीपत ग्रामीण में, सॉरी, पानीपत ग्रामीण सीट की चर्चा मैंने आपसे की थी टिकट बंटवारे के समय, 3 सीटों की चर्चा। आज मैं दूसरी पर हूँ। मैंने अम्बाला कैंट की उस समय चर्चा की थी कि कांग्रेस ने टिकट गलत दिया है, शैलजा ने कटवाया है, नाम लेकर के मैंने बताया था। दूसरी सीट पानीपत ग्रामीण थी, जहां सचिन कुंडू, और नाम लिया था मैंने दीपक बावरिया, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी थे। दीपक बावरिया ने एक सीट गंवा दी, पहले से ही 89 कर दी। कैंट, अम्बाला कैंट लें तो 88, और फिर बल्लभगढ़ को माइनस करते हैं तो 87 पहले ही कर दी थी। तो पानीपत ग्रामीण पर चर्चा करते हैं। सचिन कुंडू कहाँ खड़े हैं मुकाबले में, किसके बीच मुकाबला है रोहित जी? पानीपत ग्रामीण की बात करें तो ये कहने को ग्रामीण है सीट, लेकिन ये इसमें शहरी बड़ा एरिया जो है वो शहर का ही आता है, खासकर पानीपत में जीटी रोड से इस तरफ का इलाका है, ये पानीपत ग्रामीण में ही आता है। और महिपाल डांडा यहाँ लगातार 2 बार से प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं। इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं को टिकट दिया है। नायब सैनी जब मंत्री बने, तो मतलब चीफ मिनिस्टर बने, तो इनको मंत्री भी बनाया गया, तो वो तो है ही हैं मैदान में। उनके सामने अगर बात करें तो कांग्रेस ने सचिन कुंडू को उतारा है, पर मेरे को लग रहा है कि जो ग्राउंड के हालात हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, उसके हिसाब से यहाँ जो निर्दलीय खड़े हैं विजय जैन, वो शायद ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट हो सकते थे कांग्रेस के लिए भी। और
फाइट भी अभी जो है दिख रही है वो यहाँ विजय जैन और महिपाल डांडा के बीच में दिखती है। यानी निर्दलीय और भाजपा के बीच मुकाबला है, कांग्रेस तो फाइट से बाहर है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सचिन कुंडू शायद तीसरे नंबर के पे ही रहेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ मुकाबला इतना तगड़ा है विजय जैन और उनके बीच में कि नॉर्मली हम कहते हैं 19-21, तो यहाँ 19-21 भी नहीं कह सकते हैं, यहाँ 20-21 की बात है। तो 20-21 कोई भी किधर भी हो सकता है। ये सबसे कांटेदार मुकाबला है और ढांडा जाट है, तो बीजेपी के जो चुनिंदा जाट चेहरे जीतते हैं उनमें से उनका नाम है, अभी सर्वाइव कर रहे हैं। और इधर जो है वो विजय जैन जो है वो नॉन जाट कैटेगरी से हैं, तो पर उनका अपना कनेक्ट बहुत अच्छा है विजय जैन का, और वो उनका फ़ायदा मिल रहा है ग्राउंड पे। ये विजय जैन निर्दलीय होकर टक्कर में क्या ऐसा बैकग्राउंड है विजय जैन का, क्या यूएसपी क्या है? विजय जैन जो है वो पानीपत का जो नगर निगम का इलाका है उसमें एक वार्ड आता है, उस वार्ड के पार्षद थे। जब ये पार्षद बने थे आज से 15-20 साल पहले, तब से ये हैं, और उसी वक्त से इन्होंने अपना तैयारियां शुरू कर दी थी अपने मतलब आगे के भविष्य के पॉलिटिकल करियर के कि कैसे बनाना है। तो उनका खासियत ये है कि उनके यहाँ चाहे उनके इलाके का आदमी है या नहीं है, उनके यहाँ कोई काम लेके चला गया, वही जो छोकर वाला मैंने बताया आपको, वही तरीका है कि उनके यहाँ पे कोई काम लेके चला गया तो वो उस काम को करवाते हैं, तो चाहे उनको अपने पार्षद के फंड से उस करवाना पड़े या जैसे मर्जी भी करवाना पड़े, तो वो उनका बहुत अच्छा एक उनका लोगों के बीच में प्रभाव है। महिपाल डांडा की बात करें तो वो थोड़ा सा चीज़ों को जो सरकारी, चूँकि वो विधायक हैं तो उनको लगता है कि सरकार से ही करवा लिया जाए, तो वो जो सरकारी प्रक्रिया में जब आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको थोड़ा लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है कि फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर एस्टीमेट बनेंगे, फिर प्रोजेक्ट पास होगा, फिर जो है तो आम आदमी हरियाणवी जो है वो सीधा डायरेक्ट काम हो जाए वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो बहुत उनका काम कर रहा है उनके पक्ष में विजय जैन। चलिए, सरकारी प्रक्रिया तो वैसे ही है जैसे पानीपत का संग्राम, पानीपत की बात हो रही है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें कि विजय जैन वही हैं जो भाजपा में थे, हुड्डा साहब इनको लेके गए थे, कांग्रेस से टिकट के बहुत तगड़े दावेदार थे। जो ये पानीपत सीट ऐसी है जहाँ कांग्रेस में जो आवेदन आए थे, सबसे ज़्यादा आवेदनों वाली सीट पानीपत ग्रामीण थी। यहाँ मेरे ख्याल से 60 से भी ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था उस वक्त, जहाँ तक मेरे को रिमाइंड कर पा रहा हूँ मैं। उसमें से सबसे प्रमुख दावेदार जो थे विजय जैन थे। अब वो लास्ट में क्या वजह रही नहीं रहा, वो जो भी है वो तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कई बातें जो हैं, बट विजय जैन अगर यहाँ स्वाभाविक उम्मीदवार थे, कांग्रेस के माने जा रहे थे वो उस वक्त, अब नहीं मिल पाया वो अलग बात है, तो वो पक्ष में उनके काम कर रहा है। तो जो रोहित जी ने इशारा किया, साफ कर दूं कि विजय जैन अगर दावेदार थे और टिकट मिला होता, निर्दलीय अगर वो 20-21 ऐसे से हो रहा है ग्रामीण में, तो कांग्रेस प्रत्याशी होते तो क्या होता, फिर शायद आज रोहित जी 18-20 या 18-22 हो सकता है बता रहे होते। खैर, हम पानीपत शहर की बात करते हैं। पानीपत शहर की बात, शहरी इलाकों में कहा जाता है भाजपा का प्रभाव बड़ा रहता है। क्या है पानीपत शहर में, किसके किसके बीच मुकाबला है, कौन भारी है कौन हल्का है, क्या सियासी समीकरण है? पानीपत शहर की बात करें तो यहाँ पंजाबी वोट ज़्यादा हैं, पंजाबी बिरादरी के जो वोट हैं वो हैं। पहले यहाँ कांग्रेस में थे तो शाह परिवार लड़ता था, वो भी इसी से था। बाद में बीजेपी से विज परिवार जो है वो बड़ा, बीच में रोहिता रेवड़ी आई, वो भी इसी से थी। तो अभी भी यहाँ देखेंगे तो यहाँ कांग्रेस ने जो है वो अपना क्या नाम है इनको टिकट दिया है, शाह परिवार में वापस लौटा है टिकट इस बार, तो उनको मिला है वीरेंद्र शाह को। और बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए थे हुड्डा साहब और सॉरी अपना खट्टर साहब, और जो यहाँ के सांसद थे भाटिया साहब, उनके खास थे प्रमोद विज, उन्हीं को मिला है टिकट। बीच में भाटिया साहब की भी चर्चा थी कि वो शायद टिकट लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो साइड में हो गए, विज साहब को दोबारा टिकट मिल गया है। तो ये दो तो हैं ही हैं। अब इनके बीच में तीसरा एक प्लेयर है, वो है रोहिता रेवड़ी, वो विधायक भी रही हैं, और जहाँ तक मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ 2014 में जो बीजेपी की जो जीत हुई थी उसमें रोहिता रेवड़ी ऐसा चेहरा थी महिला जो जहाँ तक मुझे आइडिया है वो सबसे ज़्यादा विनिंग मार्जिन से जीतने वाला चेहरा था। तो वो है रोहिता रेवड़ी जो है वो बीजेपी में ही थी,
कुछ समय पहले वो कांग्रेस में गई थी, हुड्डा साहब उनको लेके भी गए थे, टिकट वहाँ उनका नहीं मिल पाया तो वो निर्दलीय उतर गई हैं। तो यहाँ मुख्य मुकाबला जो है वो इन्हीं तीनों चेहरों में माना जा सकता है। पर इसमें अगर आप 2 चुनना चाहेंगे तो फिर आपको कांग्रेस और जो रोहिता रेवड़ी हैं इनको आपको रखना पड़ेगा, फिर विद साहब को शायद आपको तीसरा स्थान देना पड़े। तो ये एक स्थिति है वहाँ पर। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो मौजूदा विधायक हैं भाजपा के और प्रत्याशी हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, वो मैदान में तीसरे नंबर पर अभी नज़र आ रहे हैं। निर्दलीय रोहिता रेवड़ी नाम बताया आपने ना, रोहिता रेवड़ी रोहिता रेवड़ी, वो टक्कर में हैं कांग्रेस प्रत्याशी के साथ। और महत्वपूर्ण ये है कि रोहिता बीजेपी की ही राजनीति की हैं, बीजेपी से ही चुनी गई थी। 2 महीने पहले अगर कांग्रेस में गई तो बड़ा काडर उनके साथ जुड़ा नहीं होगा, कार्यकर्ता जुड़े नहीं होंगे, मतदाता, कांग्रेस का मतदाता उनसे कनेक्ट नहीं होगा। एक जो पॉलिटिकल कनेक्ट बनता है वो नहीं बना होगा, वो डेवलप ही नहीं हो पाया होगा। तो वो जो भी मत मिलेगा वो दूसरे पे रहें, वो जीत जाएं या कांटे की टक्कर में चुनौती दें, लेकिन वो जो मत डिवीजन होगा जो उनको मिलेगा वो भाजपा का मतदाता होगा, भाजपा के वोट वो ले करके जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं। पॉलिटिकल जितना हम लोग राजनीति को समझते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस जो करते हैं। फाइनली पानीपत का स्कोर आज की तारीख में 3-1 का है क्या? नहीं, 3-1 नहीं मानना चाहिए। आप इसको ये कह सकते हैं कि 2 पे कांग्रेस आप कह सकते हैं, 1 पे जो इसराना वाली सीट है वहाँ बीजेपी को आपको अब रखना चाहिए। और जो ग्रामीण है वो अभी जो है मैंने बोला 20-21 वाला मामला है, तो वहाँ कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो उसको अपने अभी फिलहाल की स्थिति में टाई में रखते हैं। बिल्कुल, मतलब टाई है, 1 सीट टाई है, बाकी 2-1 कांग्रेस 2 बीजेपी 1 पर टाई है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपने वक्त दिया। आज अपने काम धाम का वक्त होता है, हम लोगों के दुनिया में, पत्रकारिता में शाम का वक्त काम धाम का होता है। इस वक्त आपने इतना वक्त दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले शहर में, अगली विधानसभा में और वहाँ फिर निवेदन करेंगे अपने साथ कुछ वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार, क्योंकि स्थानीय पत्रकार हम लोग फिर भी दूर से, हालांकि बड़े कई बार खुद में अच्छा फील होता है कि जो हम दिल्ली बैठ के एनालिसिस करते थे, ग्राउंड पर आते हैं, जब अपने साथियों से मिलते हैं, पुराने पत्रकारों से मिलते हैं, तो करीब करीब कमोबेश वही ज़मीन की सच्चाई नज़र आती है। अगले शहर में, अगले ज़िले में फिर वहाँ के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों के साथ वहाँ की नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।